तमाम टैक्स पेयर को लेकर तो काफी सारे अनाउंसमेंट किए ही गए हैं, लेकिन अब इन सबका आपके निवेश के पोर्टफोलियो पर कितना असर पड़ेगा, इस पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ अब मौजूद हैं फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला। गौरव जी, आपका स्वागत है। एक एक करके उन तमाम टॉपिक्स को उठाते हैं जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट करेंगे। सबसे पहले पूछना चाहूंगी, टैक्स फ्री बॉन्ड्स का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, लेकिन यहां पर उसको लेके कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। अब ये मुझे बताइए कि अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में डेट के लिहाज से कोई प्लानिंग करना चाहूं तो मेरे लिए विकल्प क्या है? ये बजट में तो कोई भी नहीं है। टैक्स फ्री बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में खरीदे एक बात है, लेकिन ये बजट में एक्सेप्ट फॉर सीनियर सिटीजन जो LIC की स्कीम है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये बजट में बॉन्ड या डेट मार्केट के हिसाब से नया कोई प्रोडक्ट है नहीं। बिल्कुल, लेकिन डेट को लेकर एक और सवाल ये उठता है, इंडेक्सेशन के जो साल हैं उसे बदल दिया गया है। अब 2001 से इसे काउंट किया जाएगा और ये तमाम नॉन मूवेबल एसेट्स पर लागू होगा। तो अगर मैं डेट में निवेश के लिहाज समझना चाहूं तो इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मुझे फायदा होगा अगर डेट में मेरा निवेश है तो? ये इससे ज्यादातर इमूवेबल प्रॉपर्टी को ज्यादा फायदा। डेट में डायरेक्ट होगा कि नहीं, क्योंकि डेट जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो इतने लंबे होते ही नहीं है। 2001 में इश्यू किए हुए, उससे पहले इश्यू किए हुए बॉन्ड, डेट में फायदा नहीं है। ज्यादातर फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को है। फायदा तो है क्योंकि क्या होता था कि 1 अप्रैल 1981 बहुत पुराने प्राइसिंग हो गए थे। ये प्रोविजन आगे भी 2 दफे डिस्कस किया गया है, मेरे ख्याल से बजट में पास भी हुआ था, लेकिन कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो अभी अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो बेहतर है, क्योंकि एक आम जो घर में निवेश करते हैं वो रियलिस्टिक प्राइसिंग आ जाएगी, तो इंडेक्सेशन की वजह से उनको फायदा होगा। सीनियर सिटीजन के लिहाज से LIC एक स्कीम निकालेगी जहां पे 8% का अश्योर्ड गारंटी की स्कीम होगी, जो कि पेंशन प्लान के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। 31 दिसंबर को इसके बारे में बात भी की गई थी, इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, जो कि आज बजट में इसका ऐलान फिर से हुआ है। टैक्सेशन के लिहाज से ये स्कीम कैसी होगी? पेंशन प्लान के लिहाज से अगर मैं देखूं, इसकी एक डिमांड भी थी, जरूरत भी थी, लेकिन 8% अश्योर्ड रिटर्न आपको लगता है काफी होगा? कविता, 8% अश्योर्ड रिटर्न फॉलिंग इंटरेस्ट रेट में तो अच्छा है ही। मुझे खाली दिक्कत यही है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हो गए। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, हालांकि सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, तो उनके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड न करते हुए उसकी वजह अगर एग्जिस्टिंग स्कीम में लिमिट बढ़ा देते ताकि उनको 3, 4, 5 स्कीम मैनेज न करनी पड़े। हर एक में अलग अलग लिमिट है, हर एक के अलग अलग अवधि है। ये ना करते हुए अगर सिंप्लीफिकेशन होता एग्जिस्टिंग स्कीम में तो ये बेहतर होगा। टैक्स बेनिफिट उसमें कुछ उन्होंने अनाउंस नहीं किया, और जो मेमोरेंडम आया उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं है। मेरे ख्याल से इस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा। हालांकि सीनियर सिटीजन के लिए ऐसे भी हायर स्लैब से, अगर 80 से ऊपर है तो और भी हायर स्लैब है, तो वहां पे कोई बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट इसमें से जो आमदनी होगी इसमें कोई बेनिफिट की बात नहीं की गई। अच्छा गौरव जी, यहाँ पर जो अनाउंसमेंट किए गए हैं उसके अलावा जब हमने बजट की पूरी स्क्रिप्ट देखी है, जो हाईलाइट्स हमारे पास आए हैं, वहां पर NPS विड्रॉल को लेकर भी कुछ बातें सामने आई है। कितने कंज्यूमर फ्रेंडली वो ऐलान है या वो स्टेटमेंट्स हैं? देखिए कविता, ये सरकार चाहती है कि धीरे धीरे टेक्निकल वर्ड है, लेकिन ये शोपे से पता है कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है आप चूज करें कहां निवेश करने का, और आखिर में जो आपको कॉर्पस मिलता है वो बाजार के अधीन रहेगा, इक्विटी डेट मार्केट के अधीन। तो सरकार ये कहती धीरे धीरे हर एक बजट में NPS पे कोई ना कोई बेनिफिट देती जाती है। तो ये और एक बेनिफिट उन्होंने दिया है, क्योंकि लोग जरा कतराते थे कि लंबे वक्त तक मेरे पैसे लॉक इन है, तो अभी अगर बीच में निकालना है तो थोड़ा बहुत टैक्स बेनिफिट वहां भी दिया गया है। अच्छा है, लोग अगर NPS अकाउंट खोलते हैं उसमें निवेश करते हैं तो बेहतर है। लेकिन आपको लगता नहीं कि इसको कंप्लीटली अगर टैक्स फ्री कर दिया जाए तो वो और भी अट्रैक्टिव हो जाता, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था? कहता है इसमें सरकार दुविधा में है। वो चाहती है कि एग्जिस्टिंग स्कीम के जो टैक्स इम्प्लीकेशन है EEE उसको शिफ्ट EET पे करे। वो तो कर नहीं पाएगी कि पॉलिटिकल इंपल्जेंस है, और अगर नई स्कीम को भी वहीं पे ला दे फिर तो हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। तो ये और स्वीटनर सरकार देगी, विल एनकरेज पीपल, बट टू मेक इट टैक्स फ्री एंड ब्रिंग इट ऑन पार विथ एग्जिस्टिंग सीम्स डाउटफुल। इनफैक्ट पिछले बजट में उन्होंने वो भी किया था, कम्यूटिंग ऑप्शन को भी एट पार लाने का प्रयास था और वो किया भी था, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी भी इसको EEE ले जाएगी। वो तो चाहते हैं कि जो पुरानी स्कीम है उसको भी EET ले जाए। जी, एक और अहम चीज 80CCG RGESS की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि लगातार पिछले बजट में भी और अब की बार भी ऐसा हम अनुमान लगा रहे थे कि इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत ऐलान होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा 2018-19 में इसे फेज आउट करने की बात कही गई है। जो मौजूदा निवेशक है उनका क्या होगा और फेज आउट होने के बाद उनके निवेश का क्या होगा? दो चीजें, उनको
उन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिनको टैक्स बेनिफिट मिल गया है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका जो निवेश है वो चालू रह सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नए निवेशकों को ये फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि एक तरह से ये स्कीम पिछली गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत सारे टेकर्स नहीं थे। सरकार ये भी चाहती थी कि बहुत लोग डीमैट अकाउंट खुलाए, लेकिन ये भी इतना बेनिफिट नहीं मिला है। तो धीरे धीरे सरकार कहती है कि इतने सारे प्रावधान है, इतने सारे ऑप्शन है, इसका ऐसे भी इस्तेमाल नहीं होता, तो वो फेज आउट करते हैं। काफी टेक्निकल चीजें हमने हाइलाइट्स में पढ़ी है, रिपोर्ट में पढ़ी है, जिनका ऐलान तो नहीं हुआ है, बजट स्पीच में वो निकल कर नहीं आई है। म्यूचुअल फंड यानी आपकी म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है उसके कंसोलिडेशन को लेकर भी यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। क्या उसका कोई टैक्स इम्प्लीकेशन होगा? टैक्स बेनिफिट होगा, टैक्स इम्प्लीकेशन होगा, क्योंकि पहले जो थे वो 2 स्कीम मर्ज करते थे, तो जिन्होंने निवेश किया था वो जो मर्ज होने के बाद में टैक्स उसका गिना आता था। अभी ये क्लैरिफिकेशन है। हाँ। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया ऐलान किया गया या नया कोई बेनिफिट दिया गया। ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन है कि जो मर्ज स्कीम हो रही है उसकी जो एक्विजिशन थी वही गिनी जाएगी। तो एक तरीके से ये बेहतर है, क्योंकि अगर एक दूसरा देखा जाए तो जब इक्विटी शेयर्स मर्ज होते हैं तो ये बेनिफिट है। ये म्यूचुअल फंड में नहीं था, तो म्यूचुअल फंड में लाया गया। अब ओवरऑल मैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करती हूं गौरव जी। जो लोअर टैक्स ब्रैकेट है 2.5 से 5 लाख, जिन्हें 5% अब टैक्स देना है, उनके हाथ में तो बहुत पैसे आएंगे, बचेंगे, सेविंग्स होगी। उनके लिए आप बताइए कि क्या निवेश रणनीति अब होनी चाहिए, कैसे हम उन्हें गाइड करें ताकि वो ओवरस्पेंड ना करें, उन पैसों को बचाएं और निवेश करें सही जगह पर। हाँ, तो वो प्लानर रहा इसलिए गोल की बात करूंगा, लेकिन आज वो बाजू में रखते हैं जी। लेकिन 1-2 नए इंस्ट्रूमेंट जो है जो मुझे अच्छे लगे। एक तो उन्होंने जो ETF की बात की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ETF की बात की, ये एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि वहां पे सरकार अभी थोड़े वक्त पहले भी एक वो पब्लिक इश्यू आके हो गया था। तो मैं चाहता हूं कि लोग इसकी ओर देखें, क्योंकि यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट होगा, सरकार की कई मुनाफा वाली अच्छी कंपनियां हैं उसमें निवेश कर पाएंगे। और दूसरा जो रेलवे का धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की बात किया, या से TC वगैरह की, वो भी देखते हैं किस तरह इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, लेकिन ये सब आता है तो उसमें भागीदार बनिए, हिस्सेदार बनिए, उसमें निवेश कीजिए। तो ज्यादा हाथ में पैसे है तो उसमें निवेश कीजिए।